हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भाई टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और बिल्कुल इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जो आपको कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद सो मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सो ऑन। सारी चीजें अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी लर्निंग बिना किसी बैरियर के इनहैंस होती रहे, बढ़िया से आपकी लर्निंग चलती रहे और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज सारी चीजें अपनी साइड से प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई जल्दी से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जो पहली बार आ रहे हो भैया क्लास में, तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, सो दैट आप हम लोगों से कनेक्ट हो सको। तो भैया सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें आपको चैनल से ही मिलेंगी। तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो क्लास है जिसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे जल्दी से सारे स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर कर दे। फटाफट से सभी को लाइक शेयर करना है। तो एज यू नो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अभी हमारे चल रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट पर अभी हम लोगों का फोकस है, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, थ्योरेटिकली भी आपसे चीजें पूछी जाती है। तो भैया कॉन्सेप्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। तो बेसिकली आज जो टॉपिक है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पहले ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि भैया पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने भैया मीनिंग से शुरुआत कर ली थी कि भैया सब्सिडरी जो बुक्स होती है उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स की वो सब्सिडरी बुक्स होती है, सब कुछ मैंने पुरानी या पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सारे क्लासिफिकेशन थे हमारी सब्सिडरी बुक के। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आज आगे गाड़ी बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, उसको आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। भैया मीनिंग पढ़ लिया, सब्सिडरी बुक क्या होती है, समझ रहे हो ना क्या होती है भैया। जर्नल इतनी लंबी चौड़ी बनाने से अच्छा है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या बना दो, छोटे छोटे एक तरीके के जर्नल ही बना दो, ठीक है। जब एक लंबा चौड़ा अगर एक ही किताब बना रहे हो, एक ही बुक बना रहे हो, तो भैया वो जर्नल बुक कहलाती है। और यदि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो भैया एक ही बुक मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हम क्या करते हैं, लंबी चौड़ी इतनी सारी मतलब एक ही बुक में इतना सब कुछ लिखने से बेहतर है, इतनी बड़ी बुक बनाने से बेहतर है कि क्या करो, छोटी छोटी बुक्स बना लो, जैसे कि सेल्स बुक बना दो, कैश बुक बना दो, परचेज बुक बना दो। इससे क्या होगा, हर सारी एंट्रीज एक ही बुक में से लिखने से अच्छा है एक प्रकार की एंट्री एक पर्टिकुलर बुक में लिख दो, तो आसानी भी रहेगी। होगी कि नहीं होगी भैया, बहुत सारी सब्जी यदि लाना है, एक ही थैले में लाओगे तो भैया वजन बढ़ जाएगा थैले का, है कि नहीं, थैला फट भी सकता है। इसलिए बेटर ये है हर सब्जी अलग अलग थैले में ले लो, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सब सब्सिडरी बुक का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, और तो और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। तो ये सब हो गया हम लोग का। आज बेसिकली हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे कि सब्सिडरी बुक को बनाने के और क्या एडवांटेज है। देखो नॉर्मल तो आपको मालूम है कि भैया वर्कलोड कम होगा आपका, है ना, कंफ्यूजन्स कम होगी कि भैया इतनी लंबी चौड़ी बुक बनाने से बेहतर है छोटी छोटी अलग अलग पार्ट्स में आप सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी समझते हैं, छोटे छोटे जो आप सब डिवीजन, एक तरीके से सब सब्सिडरी मतलब सब डिवीजन ऑफ जर्नल बुक, समझ गए, है ना। ये हिंट है, याद रखना, सब्सिडरी मतलब सब डिवीजन ऑफ जर्नल बुक। तो भैया छोटी छोटी बुक बनाओगे तो क्या है, कंफ्यूजन कम होगी आप लोग को। जहाँ इतनी सारे ट्रांजैक्शंस, इतनी सारी एंट्री एक बार में आप लोगों को पढ़नी पड़ रही थी, देखनी पड़ रही थी, उससे बेहतर है कि क्या कर लो भैया,
अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करो, तो ये तो एडवांटेज है ही। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, आज उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कभी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख लो। राइट स्टूडेंट, तो आ जाइए जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, आज एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक पे बात करेंगे। तो एज यू नो चैप्टर नंबर 10 चल ही रहा है ना। नाम क्या है, स्पेशल पर्पस बुक्स 1 दैट इज कैश बुक। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस जो बुक है नंबर 1 दैट इज कैश बुक, इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। और इसके अलावा जितनी भी बुक्स है जो हमने पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी, कैश बुक के अलावा परचेज बुक थी, सेल्स बुक थी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, तो ये सब 11 चैप्टर में जाएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मात्र कैश बुक बनाना सीखेंगे। कोई दिक्कत समस्या तो आ जाइए भैया, फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहे आपके एडवांटेजेस, किसके, सब्सिडरी बुक के क्या एडवांटेजेस होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के चलना है, रटना वटना नहीं है, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि सारे एडवांटेजेस को हम रट लें। नो नीड टू जस्ट डूइंग दिस रट्टाफिकेशन। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर आपके लिए क्या है कि भैया समझ लो, एक एक पॉइंट्स को समझ लो, एक एक चीज को समझ लोगे तो आराम से अपने शब्दों में लिख देना। ठीक है, जरूरी नहीं होता एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही छाप के आना है भैया, नहीं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार चीज समझ ली, आराम से अपनी भाषा में आराम से लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप 11th में हो, ट्रांसलेशन तो आप लोग आराम से कर ही लेते होगे। हिंदी में यदि कोई चीज समझ रहे हो, उसका क्वेश्चन में यदि आता है, क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन आता है, तो जो भी आपको आता है, जो भी आपने समझा है, उसको वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख के आ जाओ, ये तो आप कर ही लोगे। तो बस यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, एग्जाम में अपनी भाषा में लिख लेना, ट्रांसलेट कर देना, डन। तो आ जाइए भैया, पहला एडवांटेजेस देख लो। देखो, द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर, तो सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब भैया ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, आप समझते ही होंगे। डिवीजन ऑफ वर्क बता दो। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना, नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि भैया जो काम है, वर्क जो काम है उसको डिवाइड कर दो, है ना। जो काम है उसको डिवाइड करना मतलब वर्क को डिवाइड करना, वर्क का डिवीजन करना, यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो भैया अब इसमें ये एक एडवांटेज है कि जो पूरा काम है ना आपका, इतना देखो, एक जर्नल बना रहे थे, बहुत बड़ा काम था अपने आप में, इतने सारे ट्रांजैक्शंस, इतनी सारी जर्नल एंट्री एक ही बुक में करना बहुत बड़ा काम था, बहुत मुश्किल काम था। तो हमने क्या किया, उस पूरी एक किताब के सब डिवीजन कर दिए। तो भैया जहां एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी किताब बना रहा था, इतनी बड़ी बुक मेंटेन कर रहा था बेसिकली, अब वो क्या करेगा, एक अकेला ना करके कई सारे लोग अलग अलग बुक मेंटेन करेंगे। तो एक इतना बड़ा काम के क्या हो गए, डिवीजन हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। यही लिखा है, अकाउंटिंग work can be divided among a number of person since subsidiary books are maintained for each category of transactions। जहां पहला एक अकेला अकाउंटेंट आपकी पूरी जर्नल बुक बना रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब जर्नल बुक के ही सब डिवीजन हो गए। जैसे कि एक बन रही है कैश बुक, एक परचेज बुक, एक सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। लाइकवाइज जो हमने बेसिक मेन जो हमने टाइप्स पढ़े, इसके अलावा भी और बना सकते हो, बट मेन जो 6 टाइप्स के थे आपकी सब्सिडरी बुक, वो हमने पढ़े। सो स्टूडेंट्स, एक अकेली बनाने से बेहतर है जो 6 अलग अलग बुक्स हो गई, अब भाई अलग अलग पर्सन को असाइन कर दो। एक अकाउंटेंट को बोलो भैया तुम सिर्फ कैश बुक पे ध्यान दो, सिर्फ कैश बुक बनाओ। दूसरे अकाउंटेंट को बोलो भैया आप सिर्फ सेल्स बुक बनाओ और उसी पे ध्यान दो। सिमिलरली तीसरे को बोल दो कि भैया आपको परचेज बुक बनानी है। तो इससे क्या हुआ, डिवीजन हो गया ना वर्क का। सिर्फ एक अकेली किताब जो एक अकेला व्यक्ति बना रहा था, उसका सरदर्द कम हो गया कि नहीं हो गया, पहले वो वही अकेला लगा हुआ था भैया, अब उसका सरदर्द कम हो गया। अब 6 प्रकार की बुक्स बन रही हैं तो 6 अलग अलग लोग बनाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस। और यदि आप 6 से ज्यादा भी यदि बुक्स बना रहे हो, जरूरी नहीं है 6 ही बुक मेंटेन, से ज्यादा भी यदि बना रहे हो, तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग बुक असाइन कर दो कि भैया आप इस बुक को देखो, आप इसको देखो, आप इसको, है ना। सारी बुक एक को नहीं देंगे, या पूरी एक इतनी बड़ी जर्नल बुक एक को नहीं दे करके जो भी सब डिविजन्स हुए अलग अलग पर्सन को असाइन कर दोगे। सो दिस इज योर डिवीजन ऑफ वर्क। आपका वर्क आराम से डिवाइड हो जाएगा, बढ़िया से स्मूथली सब कुछ चलेगा। हो गया कि नहीं हो गया एडवांटेज भैया, बिल्कुल हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, समझ गए ना, क्योंकि सब्सिडरी बुक मेंटेन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शंस, हर एक कैटेगरी, हर एक, जैसे कि कैश वाले ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में, सेल्स वाले, क्रेडिट सेल्स वाले मतलब उधारी पे जो सेल्स करी है वो सेल्स बुक में, फिर उधारी पे जो परचेज करी है दैट इज क्रेडिट परचेज, वो परचेज बुक में। तो लाइकवाइज अलग अलग कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोगों ने अलग अलग बुक बना दी, और उन अलग अलग बुक्स को क्या करो, डिफरेंट पर्संस को वो जॉब असाइन कर दो। क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज योर फर्स्ट एडवांटेज।
डन, कोई दिक्कत समस्या? ओके, आ जाइए भैया सेकंड पे। सेकंड क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब भैया आप तो इस पॉइंट पे खुद ही दिमाग लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? कि जब अलग अलग लोग अलग अलग अपना अपना काम करेंगे, है कि नहीं? अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ होता है, फंक्शन वगैरह है, मान लो किसी की शादी है, आपके बड़ी दीदी भैया की किसी की शादी है, आपको यदि सारा का सारा काम बोल दे कि भैया तुम खाने का भी देखना, डेकोरेशन का भी देखना, इसका भी, इसका सारा काम यदि आपको बोल दे, आप नहीं कर पाओगे, है ना? आप बोलोगे मैं इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, इधर, मैं कहाँ देखूं, कौन सा काम संभालूं, कठिन हो जाएगा। इसलिए यदि आपको एक अकेला काम दे दे कि भैया आप एक काम करो, स्टेज का डेकोरेशन का काम देखो, बस बाकी सबके लिए अलग अलग लोग हैं, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ उधर ही फोकस करना है जो काम आपको मिला है, राइट? तो इससे क्या होगा, आप वो काम अच्छे से कर पाओगे। चार अलग अलग जगह देखने से बेहतर है एक ही जगह यदि अपना फोकस लगा के काम करोगे, वो काम बेहतर तरीके से कर पाओगे। सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई अकाउंटेंट है, आप उसको यदि एक ही बुक, जैसे कि जर्नल बुक में सारे जहाँ सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो दे दोगे उसको, तो भैया उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना इज वेरी टफ, राइट? अब भैया देखो थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन हो गए तो कोई भी कर लेगा, पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर लार्ज इन बिग इंडस्ट्रीज, बिग कंपनीज, ठीक है ना? तो भैया इस केस में यदि आपने जो अलग अलग बुक थी वो अलग अलग पर्सन को दे दी, तो अब वो पर्सन क्योंकि काफी टाइम से सिर्फ कैश बुक ही बना रहे, एक कोई पर्सन है, सपोज करो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो यदि 4 पर्सन है, ए, बी, सी और डी, ये भैया 4 अलग अलग पर्सन है, या एक तरीके से कंपनी के 4 अकाउंटेंट है, अलग अलग है, चारों अकाउंटेंट है, और ठीक है। अब भैया इसको बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे भाई, कैश बुक बनाओगे, और आप सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक बनाओगे, है ना? इसको बोला भाई आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स बुक बनाओगे, और भैया इसको भी दे दिया कि आप सेल्स रिटर्न बनाओगे, सेल्स रिटर्न बुक, राइट? सेल्स रिटर्न बुक आप ये बनाओगे। अब भैया 4 पर्सन को 4 अलग अलग बुक मेंटेन करने का काम दे दिया। अब भैया ये सालों से यही बुक बनाते आ रहे हैं, सालों से यही, पिछले 4-5 सालों से यही है जो अपनी अपनी बुक को मेंटेन कर रहे हैं। क्या होगा इससे क्या होगा, खुद ही सोचो। आप सालों से यदि एक ही पर्टिकुलर फील्ड में यदि काम कर रहे होगे, एक ही पर्टिकुलर चीज कर रहे होगे, तो जाहिर सी बात है आप उसमें क्या हो जाओगे, इफेक्टिव हो जाओगे, एफिशिएंटली करोगे। अब यदि कैश बुक किसी नए बंदे को मैं बोल दूं कि भैया आप बनाओ, पहले ए बना रहा था, मान लो किसी और को मैंने बोल दिया भैया अब आप नहीं, कोई दूसरा बनाएगा, उसको टाइम लगेगा, वो सीखेगा, धीरे धीरे करके इफेक्टिव होगा। वो जहां इसको बनाने में मान लो एक दिन में यदि ये रिकॉर्ड करता है एक दिन भर के ट्रांजेक्शन, तो मान लो इसको आधा घंटा लगता है, सिर्फ आधा घंटे में ये पूरी बना देता है, एक दिन के पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देता है आधे घंटे में। वहीं यदि मैं कोई दूसरे पर्सन को ला दूंगी तो भैया वो 1 घंटा लेगा, 2 घंटा भी ले सकता है, क्योंकि वो नया नया है। अब भैया ये सालों से बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया इफेक्टिव, इसके अंदर एफिशिएंसी आ गई, स्पीड आ गई, है ना? स्पीड से ये बनाने लगा। ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइजेशन आ गया, अब ये उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि भैया ये कैश बुक बनाने में माहिर है, इसको वो काम आता है क्योंकि सालों से कर रहा है, एक्सपर्ट हो गया है। अब चुटकियों में आधे घंटे में कर लेता है, जो बाकी लोग शायद 1-2 घंटे में कर पाए, 3 घंटे में कर पाए, पर ये आधे घंटे में कर लेता है, स्पेशलिस्ट हो गया है ना? स्पेशलाइजेशन मतलब एक तरीके की इसमें स्किल आ गई है कि वो आप कैश बुक को बहुत जल्दी इफेक्टिवली और एकदम कम समय में कर लेता है एज कंपेयर टू अदर। अब से ये भी भाई अपनी परचेज बुक बनाने में स्पेशलिस्ट हो गया, वहां स्पीड में बना देता है काम। सिमिलरली सी वाला जो है वो सेल्स बुक बनाने में इफेक्टिव है। तो भैया सब अपनी अपनी फील्ड में आप क्या हो गए, इफेक्टिव हो गए। सिमिलरली अब जैसे आपका एग्जांपल लूं, आप यदि घर में कुछ भी आता है तो आप यदि हमेशा डेकोरेशन पे ही फोकस करते हो, क्या कोई भी फंक्शन आया मैं घर का डेकोरेशन करूंगा या करूंगी, तो भैया आप उसमें क्या हो जाओगे, स्पेशलिस्ट हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि सालों से आप डेकोरेशन पे ही फोकस, जैसे बर्थडे आया, कोई फेस्टिवल आया, दिवाली आई, होली आई, राखी आई, कोई भी फेस्टिवल आया, आपने डेकोरेशन का जिम्मा उठा लिया, तो अब आप धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। फिर जो बाकी लोग यदि डेकोरेशन में 4-5 घंटा लगाते तो आप आधे घंटे में कर दोगे डेकोरेशन, क्योंकि अब आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। तो भैया यही एडवांटेज है, सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, है ना? एक ही काम बार बार यदि एक ही व्यक्ति करेगा, अब कैश बुक बनाना ये एक ही काम है, बार बार ए वाला व्यक्ति ही कर रहा है ना? सेम तरीके का काम बार बार एक पर्टिकुलर पर्सन यदि कर रहा है, एक पर्टिकुलर कंसिडर टाइम के लिए, हो सकता है ये 4 साल से यही काम कर रहा है,
3 साल से ये कैश बुक बना रहा है, 4-5 साल से ये यही काम कर रहा है, एक कंसिडर एक पर्टिकुलर टाइम से यदि वो काम कर रहा है, डज ही रिक्वायर स्पेशलाइजेशन इन इट एंड बिकम मोर इफेक्टिव एंड हैंडलिंग इट। मतलब भैया वो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, उसमें एक तरीके की स्किल आ जाएगी कि वो चीजों को बढ़िया तरीके से करेगा एज कंपेयर टू अदर। ये बाकी सबसे कैश बुक ज्यादा अच्छे से मेंटेन करेगा और इफेक्टिवली या एफिशिएंटली करेगा। मतलब जल्दबाजी हम जल्दबाजी नहीं बोलेंगे, पर इसको ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली या एफिशिएंटली करना मतलब कम समय में कर देना, है ना, कम समय में। जहां बाकी लोगों को 3-4 घंटा लग रहा था, इसको आधा घंटा लगेगा, फटाफट से चीजें कर देगा और बिल्कुल करेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर दिया, नहीं, गड़बड़ नहीं, सारी चीजें बढ़िया से करेगा और कम समय में करेगा, समय को भी बचा लेगा और जो बचा हुआ समय कहीं और स्पेंड कर लेगा, कहीं और कोई दूसरी एक्टिविटी करके उसी का प्रॉफिट होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज है किसका, सब्सिडरी बुक्स का। किससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन में जो वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, उस बुक को बना रहा है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आ जाए थर्ड वाले एडवांटेज पे, ठीक है। ये दो हमने डिस्कस कर लिया, भैया आ जाइए थर्ड वाले पे, सेविंग ऑफ टाइम। भैया समय बचेगा, बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यदि वही पर्सन चीजों को कर रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर रहा है, कम समय में कर रहा है, तो भैया समय तो बच रहा है कि नहीं। उस बचे हुए समय में वो बिजनेस में, कंपनी में कोई और काम भी कर सकता है कि नहीं, कोई और काम भी कर सकता है और अपनी अर्निंग को डबल भी कर सकता है। राइट, तो ये क्या हो रहा है भैया, टाइम सेव हो रहा है। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स लीडिंग टू कंप्लीटिंग द वर्क टाइमली। अब एक तो हमने एम्प्लॉय है जो उसके नजरिए से देखा कि भैया उसका टाइम सेव हो रहा है, जो काम बाकी लोग 2 घंटे में करते हैं वो 1 घंटे में करके उसका भी टाइम सेव कर रहा है, कंपनी का भी टाइम सेव कर रहा है। ये तो पहला हो गया इसका टाइम सेव वाला। दूसरे नजरिए से यदि हम देखें, दूसरे नजरिए से तो जितनी भी बुक है, जैसे कि कैश बुक परचेज, सेल्स बुक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये सभी बुक्स ऐसा तो नहीं एक के बाद एक बन रही होंगी कि भैया पहले कैश बनेगी, उसके बाद ही परचेज बन पाएगी, उसके बाद ही सेल्स बन पाएगी। ऐसे करेंगे तो भैया कितना टाइम लगेगा। एक एक बुक बनाओगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, बिल्कुल लगेगा ना। अब आप ही मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों का यदि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ही, और ठीक है, लास्ट में आपको जब 5 के प्रोजेक्ट मिलेंगे, यदि आप एक एक करके बनाते हो, एक एक करके जब आप बनाओगे, भैया पहले एक सब्जेक्ट का बना लूं, फिर दूसरे का बनाऊंगा, फिर तीसरे का बनाऊंगा, भैया टाइम लगेगा। एक एक करके बनाओ। और यही यदि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे यदि आप सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ करोगे, अलग अलग पर्सन्स के द्वारा करवाओगे, ऐसा आपको करना नहीं है। पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद ही बनाना, भले एक एक करके बनाना जैसे चाहो, लेकिन खुद ही करना, किसी दूसरे से अपना काम कभी नहीं कराना चाहिए। ओके, तो मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि यदि आप अपने प्रोजेक्ट्स एक एक करके बनाओगे तो टाइम लगेगा। वहीं यदि 5 सब्जेक्ट और आप 5 पर्सन्स लेकर आ जाओ, 5 अलग अलग इंडिविजुअल लेके आ जाओ और सबको एक एक प्रोजेक्ट पकड़ा दो कि भैया मेरा एक प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट करोगे, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा तुम करोगे, तीसरा प्रोजेक्ट मेरा तुम करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 5 अलग अलग व्यक्ति लगे हुए हैं, है ना। जहां आपका एक प्रोजेक्ट एक समय में बन रहा था, वहां उसी समय में आपके 5 प्रोजेक्ट्स बनके रेडी हो जाएंगे। तो जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसको यदि हम यहां से कंपेयर करें, यहां से देखें, तो जो हमारी अलग अलग 5-6 बुक्स हैं, अलग अलग जो डिफरेंट 5-6 हमारी टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, उनको अलग अलग पर्सन बना रहे होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था, ABCD 4 पर्सन से और चारों अलग अलग बुक बना रहे हैं साइमल्टेनियसली, सभी अपना अपना काम करें। भैया इधर कैश वाला कैश बुक भी बनाया जा रहा है, परचेज बुक वाला परचेज बुक भी बनाया जा रहा है, सेल्स वाला सेल्स बुक भी बनाया जा रहा है। सब काम एक साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बनेगी उसके बाद दूसरी बुक बनेगी, फिर उसके बाद तीसरी बुक बनेगी जब दूसरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। कोई किसी के कंप्लीट होने का यहाँ इंतजार नहीं करता कि भैया आपकी जब हो जाएगी उसके बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। सब साइमल्टेनियसली अपनी अपनी बुक्स क्या करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। तो इससे भैया टाइम सेव हो रहा है। साइमल्टेनियसली समझते हो, मतलब एक साथ सारी चीजें हो रही हैं आपकी, बहुत सारी अलग अलग आपकी प्रोसेसेस या आपके जो अलग अलग बुक्स हैं वो बन रही हैं एक साथ, इसलिए भैया क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका वर्क टाइम से। राइट, तो भैया ये आपका थर्ड एडवांटेज हो गया कि आपका टाइम सेव होगा, है ना, टाइम सेव होगा।
यदि हम जैसे कि जर्नल बनाते थे तो भैया वो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनती रहती थी, साल भर बनती थी। और वो वैसे यदि हम जो अलग अलग बुक्स बना रहे हैं इसमें भी हमको एक के बाद एक के बाद एक के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है। आप साइमल्टेनियसली सारी बुक्स मेंटेन करते रहो, सारे रिकॉर्ड्स एक साथ हर बुक में मेंटेन करते रहो। डन, राइट, समझ आ गया। अगला एडवांटेज देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला फोर्थ है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहेगी, ये आपका एडवांटेज है। अब इसको समझो कैसे। सो सिंस सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच टाइप इज अवेलेबल एट वन प्लेस। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? देखो, जानकारी तो आपको जर्नल बुक में भी मिल रही थी और सब्सिडरी बुक में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन जर्नल बुक में जानकारी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया, इतनी मोटी बुक्स की यदि जर्नल बन गई आपकी, भैया आप पेज ही पलटते रह जाओगे। यदि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ट्रांजैक्शन भी देखने ना, आपने बोला कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन देखना है, आपने बोला ठीक है, मिल जाएंगे, जर्नल बुक में भी मिल जाएंगे और सब्सिडरी में भी मिलते हैं, दोनों जगह रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम, राइट। तो यदि लेकिन हम जर्नल बुक में कर रहे हैं तो भैया वहां आपको कैश ट्रांजैक्शन ढूंढने पड़ेंगे। पहले पेज पे देखोगे 2-4 मिले, अगले पेज पे भी फिर 2-4 मिलेंगे, अगले पेज पे कहीं कहीं 2-4, तो ऐसे करके अलग अलग आपको पेजेस में कैश वाले ट्रांजेक्शन्स ढूंढने पड़ेंगे। इंफॉर्मेशन है तो, पर उसको ढूंढना, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना बहुत डिफिकल्ट है। कहाँ पे? जर्नल बुक में, क्योंकि भैया वहां सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश के साथ और भी ट्रांजैक्शंस हैं, बीच बीच में सब है, सारी खिचड़ी वहां पकी हुई है। आपको वहां ढूंढने पड़ेंगे कि भैया क्रेडिट और सेल्स और परचेस के बीच में कैश की भी एंट्री होगी, है ना, तो उनके बीच में से कैश की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, तो भैया टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए बेहतर ये है, कैश वाले ट्रांजेक्शन चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने अलग से कैश बुक बनाई है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। तो क्या हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो रही है, इजीली आपको मिल रही है, क्योंकि आपने हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए, हर एक सिमिलर ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बनाई है, अलग अलग बुक्स बनाई है, सेपरेट सेपरेट बुक्स आपने मेंटेन करी है। इसलिए भैया आपने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शंस को सेपरेट बुक में मेंटेन करा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है हर एक टाइप की, कैश से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन आपको अलग मिल जाएगी, परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अलग मिल जाएगी, सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है ना। सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, एक जगह पे मतलब कैश वाली चीजें कैश बुक में एक ही जगह पे सारे कैश के ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, सेल्स बुक में एक ही जगह है, सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, दैट इज क्रेडिट सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फायदा है, एडवांटेज है कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल रही है, इधर उधर पन्ने पलट पलट के ढूंढने से बेहतर है एक बुक ले लो जिसमें सिर्फ आपको यदि कैश वाले ट्रांजैक्शन चाहिए तो सब मिल जाएंगे, बस एक बार बुक उठाओ, सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया? ये था भैया आपका फोर्थ वाला एडवांटेज। अब जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अगले एडवांटेज पे चर्चा करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स भैया लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, फिर हम पांचवा एडवांटेज देखेंगे भैया फिफ्थ एडवांटेज क्या है। डन, देखो ये सब रटना वटना कुछ नहीं है, अभी जो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल से बताया और जो मैंने आपको एकदम आसान से एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बस ये चीज ध्यान रखना, इन जो एग्जाम्पल्स है स्पेशली एग्जाम्पल्स याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिए कि भैया आपको समझ आ जाए। एक बार आपको समझ आ गया, एक बार दिमाग में अदर यदि ये फिट हो गया तो आराम से एग्जाम में आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये यदि आपने यही एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया तो मैं तो बोल रही हूँ ये आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि एग्जाम में आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि भैया बात है कॉन्सेप्ट की, अंडरस्टैंडिंग की, कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो और जो एग्जाम्पल दे रही है उसको कितने अच्छे से आप लोग ग्रैब कर पा रहे हो। डन, चलो तो लाइक शेयर कर दिया, आ जाए फिर अगले पे। फिफ्थ वाला एडवांटेज देख ले, देखो फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, फैसिलिटी इन चेकिंग। फैसिलिटी इन चेकिंग का क्या मतलब होता है? देखो, इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, देखो हम लोगों ने बनाया ट्रायल बैलेंस लेजर वाले चैप्टर में, 9 चैप्टर में, है ना। पहले जर्नल एंट्री करते, लेजर अकाउंट बनाते और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, यदि लास्ट में ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों यदि बराबर आ गए तो फिर समझ लो कि भैया सारी चीजें सही हैं, जर्नल एंट्री सही है, लेजर अकाउंट भी सही है और जो आपने क्या किया है ट्रायल बैलेंस बनाया वो भी सही है।
कब मानोगे ऐसा कि सब कुछ सही है? जब ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाए। समझ जाना कि भैया सब सही है, कोई गलती, कोई हमने मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। लेकिन यदि वो नहीं हुआ मैच, नहीं हुआ यदि वो बैलेंस, या नहीं हुआ वो इक्वल, क्रेडिट और डेबिट या डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड यदि बराबर नहीं आए, तो भैया मान लो कि क्या है, कोई ना कोई एरर है। कोई, मैंने बताया यदि बैलेंस नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, तो समझ जाओ कोई गलती हुई है, या तो ट्रायल बैलेंस में, या लेजर अकाउंट पे, या फिर आपकी जर्नल एंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो आई है, ठीक है। सो लोकेटिंग द एरर और एरर्स इज फैसिलिटेटेड by the existence of separate books since the number of transaction is less in each subsidiary book as compared to only one journal, it is easy to locate the error। अब आपने लास्ट में देखा कि भाई हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, मतलब कुछ गलती है। अब गलती चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? वापस लेजर अकाउंट में जाओ, चेक करो, या वापस जर्नल एंट्री में जाओ, वापस चेक करो। जाना पड़ता है ना? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि सारी चीजें तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से आया, वहीं से तो निकल के आया है ना? एक तरीके का कंक्लूजन ही तो है जो आप लोगों ने वहां से ड्रॉ किया है, राइट। तो वापस से जाना, अब आपसे कोई बोले वापस से जाओ, वो पूरी इतनी मोटी जो जर्नल बुक है उसको वापस से चेक करो, तो भैया आपके लिए टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा कि पूरी जर्नल बुक को दोबारा से चेक करना इज रियली टफ, ठीक है। अब आपको तो पता है गलती हुई है, एरर है, हमें ढूंढना है, लेकिन उस मोटी सी बुक में से ढूंढने से ज्यादा आसान क्या है कि भैया वो जो आपकी सेपरेट सेपरेट बुक्स बनी है, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बुक्स बनी है, क्योंकि उसमें कम ट्रांजैक्शन है। जर्नल में पूरे ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो बहुत मोटी बुक होती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। वहीं हमने छोटे छोटे या कम कम ट्रांजैक्शंस की अलग अलग सब डिवीजन कर दिए, बुक्स के अलग अलग बुक्स बना दिए जिसमें कम कम ट्रांजैक्शंस है, तो भाई वहां पे ढूंढना एज कंपेयर टू जर्नल में ढूंढना ईजी होता है, ठीक है। वहां पे चीजों को ढूंढना इजी है क्योंकि वहां पे कम ट्रांजैक्शन है, आपकी जो बुक है इतनी मोटी नहीं बनी है जितनी कि आपकी जर्नल बुक बनी है, ठीक है ना? समझ गए? इसलिए भैया जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते हैं आपके, है ना? यही लिखा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस इन सब्सिडरी बुक, है ना? सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शंस कम होते हैं आपके एज कंपेयर टू वन जर्नल। यदि एक ही जर्नल बनाओगे, वहां अगर आप कोई आपकी गलती आ रही है, आपको पता लगा है कि यार इधर कोई मिस्टेक है, वापस जाके जर्नल बुक चेक करनी पड़ेगी, तो भैया इट्स अ टफ जॉब रियली, ठीक है। लेकिन उससे बेहतर है कि कोई यदि बोले कि भैया सब्सिडरी बुक को दोबारा चेक करो, तो वो आप फिर भी कर लोगे। एज कंपेयर टू दैट वो थोड़ा सा आसान है, क्यों? क्योंकि भैया वहां पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम है, समझ गए? तो ये क्या हो गया भैया, इससे फैसिलिटेट चेकिंग, मतलब दोबारा से गलतियों को चेक करना, दोबारा से एरर मिस्टेक्स को चेक करना इजी बन जाता है यदि आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं तो। और यदि नहीं बनाई, सिर्फ जनरल पे ही हो डिपेंड, सिर्फ जनरल ही बनाइए, तो फिर भैया करना इतनी मोटी बुक दोबारा से चेक यदि गलती आ जाती है तो। राइट स्टूडेंट्स, समझ गए? डन। तो भैया ये हो गया आपका पांचवा एडवांटेज, समझ में आ गया, बिल्कुल नॉर्मली बताया मैंने, राइट। चलिए अब सिक्स्थ वाला देखो भैया, सिक्स्थ वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई मुझे बताएगा? क्या मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अलग अलग पर्सन्स डिफरेंट डिफरेंट बुक बना रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर बुक को मेंटेन करना, उसको चेक करना, और यदि कोई गलती वलती है तो वो भी भैया फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। डन। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है भैया, इसको पढ़। सो यहाँ लिखा है कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग अ particular job at a particular person. If an error is committed is in recording, responsibility can be easily fixed। क्या मतलब हो गया इसका? क्या मतलब है? अभी हमने जस्ट पहले ही एडवांटेज क्या पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है मतलब भैया अलग अलग आपने जो वर्क्स हैं आपके, आपने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को असाइन करके रखे हैं, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि कैश बुक बनाना है तो एक पर्टिकुलर इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाएगा, सेल्स बुक बनानी है तो वो एक पर्टिकुलर इंसान ही बनाएगा, ठीक है। एक ही अकेला इंसान या उसी से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो ही उस काम को करेगा। सिमिलरली यदि परचेस बुक बनानी है तो वो भी एक पर्टिकुलर पर्सन ही कर रहा होगा। तो आपने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर जॉब को एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करके रखा है, राइट। यही आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब इससे हो क्या रहा है, यदि कोई गलती होती है, यदि कोई गलती होती है किसी भी बुक की रिकॉर्डिंग करते टाइम, किसी भी बुक को बनाते टाइम यदि कोई गलती होती है तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि भाई वो गलती किसकी है, ठीक है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। यही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। अब आपने बोला कि यार
कैश बुक में गड़बड़ हुई है ना, कैश बुक में कुछ गलती है, कुछ एरर हुआ है, तो आप पता लग जाएगा कि भैया कैश बुक बनाई किसने, उसको पकड़ के लेके आओ। इधर उधर यहाँ वहां पूछने से कोई फायदा नहीं है कि यदि कैश बुक में गलती है तो ऐसा तो नहीं सेल्स बुक जो बना रहा है उससे पूछोगे या जो परचेज बुक बना रहा है उससे पूछोगे, वो तो बोलेगा भाई हमारा तो काम ही नहीं है क्या करना, कैश बुक बनाना तो हमारा काम ही नहीं है, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। इसीलिए यदि कोई गलती है कैश बुक में तो भैया पकड़ना है गलती तो जाओ किसके पास, जिसने वो कैश बुक बनाई है, ठीक है। तो यदि कोई गलती होती है किसी भी पर्टिकुलर बुक को मेंटेन करने में, कोई भी सब्सिडरी बुक में यदि गलती आती है, कोई एरर आता है, तो आप आराम से बता दोगे कि भैया वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जो गलती है किसकी वजह से हुई है। भाई जाहिर सी बात है जिसने वो कैश बुक बनाई है उसकी गलती से क्या हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। डन। तो इससे क्या हो गया भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग जाएगी कि भैया गलती जिसने की है किसने की है, बेसिकली मतलब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गलती किसकी वजह से हुई है, और फिर कौन उसको क्या करेगा भैया वापस से सुधारेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एडवांटेज है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी यदि जर्नल देखोगे उसमें गलती तो ढूंढना तो पहली बात बहुत कठिन है कि उसमें आप जाके ढूंढो चीजें, राइट। और यदि ढूंढ भी लोगे तो फिर आपको पता नहीं लग पाएगा कि भैया ये गलती किससे हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वहां पे अलग अलग लोग क्या कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक ही बुक में अलग अलग लोग भी उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक एक एक बुक बना रहे हैं तो वो हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही बनाएगा, ठीक है। देखो एक जर्नल आपने बनाई, उसमें आप डेट वाइज सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है वो एक ही पर्सन कर रहा होगा, कोई भी कर सकता है, कोई भी। जैसे मान लो किसी को लगा कि भैया कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है उसने जाके रिकॉर्ड कर दिया, फिर सेल्स वाला कोई ट्रांजैक्शन है किसी और ने आके रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 2-4 अकाउंटेंट में से ही किसी ने तो रिकॉर्ड करा होगा। लेकिन जब गलती की बात आएगी तो भैया वो पता नहीं लगेगी कि ये रिकॉर्डिंग किसने करी है। लेकिन यदि हम अलग अलग बुक बना रहे होंगे, डिफरेंट यदि हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे होंगे, तो क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन के द्वारा बनाई जाती है इसलिए हम लोग उसमें मिस्टेक्स भी पता कर सकते हैं कि भैया किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन। तो ये हमारे लिए इजी हो गया, हमारा काम, हमारा जो बर्डन है वो कम हो गया, इसलिए ये क्या है, एक एडवांटेज है किसका, सब्सिडरी बुक का। डन। कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए टोटल कितने, 6 टोटल हमारे 6 एडवांटेजेस हो गए किसके, सब्सिडरी बुक के। आई होप क्लियर हो गए होंगे, राइट। इनको कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, यदि आप लोगों ने एग्जाम्पल से मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, यदि इतना ही समझ लिया होगा तो आपको आराम से ये आप समझ गए होंगे और एग्जाम में अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो जल्दी से आज की जो क्लास थी जल्दी से लाइक शेयर कर ही देना, क्योंकि अब हम इस क्लास को कर रहे हैं ओवर, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, भैया इतनी एडवांटेज से टोटल 6 जो आज हमने डिस्कस कर ली है। अब आपका काम क्या है, चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे तो इजी है पर एक बार फिर से चाहो तो रिवाइज कर लेना और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की जो क्लास थी इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक फिर से लेकर आऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो सेम टाइम और सेम चैनल पर आपसे दोबारा मिलेंगे और मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है भाई बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन इसी के साथ हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स, तो लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें जरूर क्या करें, फॉलो करें। आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कोर्सेज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, या फिर चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अदरवाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सारी चीजें बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, राइट स्टूडेंट्स। तो 3 ऑप्शन है, कहीं से भी जाके आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो, राइट। तो भैया सभी को क्या करना है, लाइक शेयर कर देना है, सभी स्टूडेंट जाते जाते एक बार लाइक शेयर जरूर करें। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।